हाँ जी, आज हमारी प्रिपरेशन के डे 30 लेक्चर 1। आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट की, जिसके अंदर हम कंप्लीट तैयारी करेंगे कैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें 100% प्रीलिम्स के क्वेश्चन की भी, मेंस के भी, और टेस्ट भी अब से दोनों के होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने आज टॉपिक करना है आज और कल दो लेक्चर्स में, वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो है उस मतलब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने टॉपिक करना है, इस टॉपिक से पहले हमने जो चीज एनालाइज करनी है कि हम आज के अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे ही कैसे। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज के हम कॉन्स्टिट्यूशन तक कैसे पहुंचे हैं, इस चीज को लिखना और फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक पूरी टाइमलाइन पहले मैंने बनाई हुई है, और कुछ उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली नहीं है, हर एक्ट का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एनालाइज करने हैं। सबसे पहला जो एक्चुअली ब्रिटिश ने एक्ट बनाया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर 1601 में वैसे आए थे। 31 दिसंबर 1600 को आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी लंदन में। उन्होंने क्या किया था, रानी क्राउन से जाके डायरेक्टली वो मिले थे और वहां से जाके उन्होंने परमिशन दी थी कि हम इंडिया जाके ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया नहीं, मतलब सारी ईस्टर्न वर्ल्ड में जाके ट्रेड करना चाहते हैं। हमें एक तो ट्रेड करने की परमिशन दो, हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ ट्रूप्स हमारे साथ दे दो, और हमें ईस्टर्न ट्रेड के ऊपर मोनोपोली दे दो। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ हमें ही ट्रेड करना अलाउड हो, ब्रिटेन के अंदर से हमें और कंपटीशन ना आए, तो ब्रिटेन के किसी और ट्रेडर को ईस्टर्न वर्ल्ड में जाके ट्रेड करने की परमिशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? ये क्योंकि देखो, कंपनी इंडिया में आई, ओरिजिनली वो बिजनेस करने आए थे। ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करती गई, उनका बिजनेस से ध्यान हटते हटते लोकल पॉलिटिक्स में आने लगा। कोई ना कोई चीज के कारण उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करनी शुरू की। ये सब कुछ हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ऑलरेडी। तो उस सारी चीज के कारण अब धीरे धीरे इनकी कंट्रोल में टेरिटरीज आने लगी। अब जब इनके कंट्रोल में टेरिटरीज आने लगी, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही है। एक प्राइवेट कंपनी एक जगह जाके एक पूरी कंट्री के ऊपर कब्जा करी जा रही है, टेरिटरीज बनाई जा रही है। तो ब्रिटेन के अंदर ऐसी आवाजें पॉलिटिक्स में उठने लगी। पर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत साल तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयर करके, बहुत सारे एमपीज को पैसे खिला के बचती आई थी। पर 1772 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन अप्लाई किया। ये एक कंटीजियस पॉइंट बना कि इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी को लोन की क्या जरूरत पड़ी। और इस चीज ने पॉइंट आउट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रही, तो इनकी फिजिकल हेल्थ देखने वाली है। उसके लिए ये इंडिया में क्या कर रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जहां पे पहली बारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं लगाई गई थी ऑब्वियसली उनके ऊपर, पर एक रेगुलेशन की शुरुआत जरूर हुई थी। उसके बाद अगला एक्ट जो आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इनके डिटेल्ड प्रोविजन आगे पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने कंपनी के फंक्शंस, कंपनी कैसे काम कर रही है। देखो, कंपनी अल्टीमेटली हर टाइम काम तो प्रॉफिट के लिए कर रही होगी ना, पर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, हर काम आपका प्रॉफिट बेसिस पे नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जहां पे प्रॉफिट पहली प्रायोरिटी ना हो। इसी कारण 1784 के एक्ट ने कंपनी को अपने आप में, कंपनी के फंक्शंस को दो हिस्सों में बांट दिया कि पॉलिटिकली कंपनी क्या करेगी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वहां पे रिश्ते बनाने के लिए इंडिया में, और कमर्शियली क्या काम करेगी जहां पे वो अपने प्रॉफिट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के फंक्शंस को भी डीमार्केट कर दिया गया। उन्हें बोला
कि ज़्यादातर कामों के लिए अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट करो टॉप लेवल पे, जो फाइनल सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो डिसीजन लेने वाले लोग अलग अलग हों इन दोनों के। देन 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया था, जिसने बेसिकली सबसे बड़ा जो इसने काम किया था वो था कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। जो ईस्टर्न वर्ल्ड में मोनोपोली मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि और ब्रिटेन से कोई आके ट्रेडर ना यहाँ पे ट्रेड कर पाए, यहाँ से सामान ना खरीद पाए, यहाँ पे ट्रेड ना कर पाए, धीरे धीरे ब्रिटेन के अंदर डिमांड बढ़ने लगी बाकी ट्रेडर से कि हम भी इंडिया जाके ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये बेनिफिट क्यों मिला हुआ है। तो इसी कारण 1813 में कंपनी की मोनोपोली के ऊपर अभी भी उनकी मोनोपोली थी, ओपियम के अफीम जो होती है उसके ऊपर उनकी मोनोपोली थी, और जो चाइना के साथ वो ट्रेड था उसके ऊपर उनकी मोनोपोली थी। बाकी किसी भी सेक्टर के ऊपर अब कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं रही। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिजनेस कर सकती है, पर कोई और ब्रिटिश मर्चेंट भी अब बिजनेस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब कोई भी पर्सन इंडिया आके बस भी सकता है। सेटलमेंट की परमिशन इसी एक्ट से दे दी गई थी। इसी एक्ट से बोला गया था कंपनी को कि आपको हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने हैं हर साल इंडिया के अंदर एजुकेशन फैलाने के लिए। ठीक है, ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से अगला है चार्टर एक्ट 1833 का। 1833 के एक्ट को ना फाइनल स्टेप माना जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्या है? देखो, ये 1600 में जब ये आए थे और ये अपना रूल, इन्होंने गवर्नेंस और अपनी टेरिटरीज बनाना शुरू की, तो इंडिया के अंदर मेनली इनकी सबसे पहली टेरिटरी आपके मद्रास थी। ठीक है, बॉम्बे बनी एक, और सबसे मेन टेरिटरी बनी थी बंगाल की। ये 3 टेरिटरीज आपकी क्रिएट होगी थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। पर ये तीनों की आर्मी अलग अलग थी, इन तीनों के गवर्नर्स अलग अलग थे, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और ये तीनों अपने अपने मुताबिक काम करती थी। अब इसके कारण क्या होता था, इनमें से कोई ना कोई चला तीनों को ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी, पर यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ बनाती थी। कोई इंडिया के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं थी, एक कोई ऐसे सिंगल बॉडी नहीं थी जो सारे फैसले ले सके इंडिया के अंदर। तो इसके कारण यहाँ के जो गवर्नर थे वो ऑल पावरफुल थे, वो जो करना चाहते थे वो करते थे। अब उनके ऊपर ओरिजिनली लगाम लगाने के लिए, जब ये 1773 की ब्रिटिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था, सबसे अमीर प्रोविंस था, जैसे हमने हिस्ट्री में देखा, तो ये जो बंगाल का प्रोविंस था, इस बंगाल के प्रोविंस को यहाँ का जो गवर्नर था उसे 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और जो बाकी 2 जगहों के गवर्नर्स थे, उन दोनों को बोला गया कि आप दोनों को रिपोर्ट करना पड़ेगा इस पर्सन को, यानी कि इंडिया के अंदर एक सुपीरियर पर्सन बना दिया गया जो फाइनल डिसीजन लेगा। तो एक तरह से शुरुआत थी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनने की जो सारे फैसले ले सके। ठीक है, ओरिजिनली इसी कारण इंडिया की जो कैपिटल भी थी वो कलकत्ता कैपिटल बनी। ठीक है, इंस्टेड न्यू दिल्ली तो आपकी 1911 में जाके बनी थी, क्योंकि बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था। तो यहाँ पे गवर्नर्स को बोला आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑफिस बनाया गया। यहाँ से अब वही लगातार काम करते आ रहे थे। यहाँ पे क्या किया गया, 1833 तक आते आते ये दोनों गवर्नर से कानून बनाने की पावर भी छीन ली गई। अब कानून बनाना भी सारी की सारी पावर यहीं पे बंगाल में ही थी। और इस चीज के लिए ही आपका बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका टाइटल भी चेंज कर दिया गया था, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। यानी कि 1833 के एक्ट के साथ पहली बारी अब कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बनी थी। देखो, जब इंडिया का कोई हेड बनेगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो तभी बनेगी। तो 33 के एक्ट से जब आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और उन्हें सारी लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी, तभी आपकी ये जो है सारे के सारे चीज एग्जिस्टेंस में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बनती है। ठीक है,
पर इसके बाद भी अभी तक प्रॉब्लम क्या थी 33 के एक्ट के साथ, देखो ये ओरिजिनली इंडिया के अंदर कानून ही सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट बना के भेजती थी। इंडिया के अंदर ये जो कानून खुद बनाते थे छोटे मोटे लॉज होते थे, तो मेजर लॉ मेकिंग इंडिया में थी ही नहीं। अब इसी कारण देखो जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जिनका काम है चीजें लागू करवाना, दूसरी है आपकी लेजिस्लेचर जिनका काम है कानून बनाना, और तीसरी है आपकी जुडिशरी जिनका है कानून को जज करना और उसके बेसिस पे लोगों को जज करना। ठीक है, अब ये जो आपकी 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, ओरिजिनली सिर्फ आपके क्योंकि कानून बाहर बाहर से बन के आते थे, तो जरूरत थी सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। देखो क्योंकि छोटे मोटे ही लॉज बनाने होते थे, तो यही कानून बना लेते होते थे आपस में। ठीक है, ये वो रह गया E, C, तब से कुछ अजीब लग रहा था। ठीक है, तो ये सारे के सारे कानून बेसिकली इन्होंने लागू ही करवाने थे, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स का इंडिया में काम था सिर्फ लागू करवाना। तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स थे छोटे मोटे कानून ये खुद बना लेते थे। तो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओरिजिनली ऐसे चल रही थी, मतलब उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी, कि गवर्नर जनरल है उसे सपोर्ट करने के लिए काउंसिल बनाया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग एक्ट के टाइम कभी 4 बंदे, कभी 5 बंदे, कभी 6 बंदे रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके काउंसिल था और गवर्नर जनरल था ये सारे एक साथ बैठते थे और कोई भी कानून बनाना होता था यही बना लेते थे। कोई भी अलग से लेजिस्लेचर की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जुडिशरी एग्जिस्ट करने लगी 1773 के एक्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया था। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था, ये आज के सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर ना करो, इसके पास तो हाई कोर्ट लेवल की भी पावर्स नहीं थी। ठीक है, तो बस पर जुडिशरी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। ठीक है, जो कलेक्टर ऑफिस थे उन्हें भी जुडिशरी की पावर्स दी हुई थी, तो जुडिशरी थोड़ी बहुत ही तब भी एग्जिस्ट करती थी, प्रॉपर नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, पर लेजिस्लेचर का सारा काम यही कर रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लेजिस्लेचर का काम कर लेता था। लेजिस्लेचर को अलग से एज अ फंक्शन नहीं देखा जाता था। 1853 के एक्ट में पहली बारी गवर्नर जनरल के अब 2 काउंसिल बना दिए गए। यहाँ पे ये डिवीजन होती है जहां पे एग्जीक्यूटिव काम अलग होंगे और लेजिस्लेटिव काम अलग होंगे। इन दोनों को ऐसे बनाया गया, आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग होंगे। 2 अलग अलग काउंसिल्स बनाए गए, दोनों के अलग अलग मेंबर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर, सॉरी 6 मेंबर इसके अंदर थे, 6 मेंबर इसके अंदर थे। तो इस एक्ट में 1853 के एक्ट में, ठीक है, तो ये अलग अलग लोग 6 6 ये अलग अलग लोग हैं, ये सेम नहीं है, बस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों में कॉमन था। इसके बाद हमने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा है 1857 में आपका रिवोल्ट हो गया था। 1857 के रिवोल्ट के बाद आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंडिया के गवर्नेंस की जिम्मेदारी उठा ली। इसी कारण जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके साथ एक और टाइटल जोड़ दिया गया था कि अब उसे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 का। ये बेसिकली इस एक्ट को एक तरह से बिगनिंग शुरुआत मानी जाती है जहां से इंडियंस पहली बारी सरकार का हिस्सा बनने लगे। पहली बारी आपका जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पहली बारी 3 इंडियंस को भी इंसर्ट किया गया, मतलब 6 नहीं, सीटें और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, उन 3 इंडियंस को भी पहली बार इंसर्ट किया गया, पर ये सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस रॉय जैसे भी उसे कहना है उसके द्वारा नॉमिनेटेड होने थे। तो 3 लोगों को जोड़ा गया था, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। ठीक है, ये तीनों ब्रिटिश की, इन तीनों ने हेल्प भी बहुत की थी रिवोल्ट के टाइम, एक तरह से रिवॉर्ड किया गया इन्हें। ठीक है, इन्हें इसीलिए कहते हैं नॉमिनेटेड हुए थे। पर ये एक तरह से शुरुआत थी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, क्योंकि पहली बारी आपके आम जो मतलब
ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भेजे जा रहे, इंडियंस जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो नॉमिनेट किए जा रहे हैं कि आप अ, किसी काउंसिल का हिस्सा बनिए, पर अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 का, जिसमें नॉमिनेशन सिस्टम था, जहां पे अब आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट और भी लोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ सिर्फ गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर सकता था, फिर उनकी नॉमिनेशन अलग अलग जगहों पे बांट दी। इसे कई बार ही रेफर कर देते हैं, ये एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था, ठीक है। वर्ड इलेक्शन कभी मेंशन नहीं था, पर ये एक तरह से शुरुआत थी जहां पे कोई ना कोई आपके चुन के आगे लोगों को भेज रहा है, ठीक है, सिलेक्ट करके आगे लोगों को भेज रहा है। वो कैसे था, कौन था, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज, अब इससे अगले एक्ट की तरफ चलें तो अगला एक्ट जो आया वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। मिंटो आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और एक और ऑफिस क्रिएट होता है 1858 के एक्ट से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉर्ले आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये एक्ट ने इंडिया के अंदर रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन की एक सीड लगा दी थी। इससे पहले भी ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, पर यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर एक ठोस डिवीजन कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे अब मुस्लिम्स को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। अब ये सिस्टम को यही समझो, फिर आगे जाके समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेपरेट इलेक्टोरेट, देखो रिजर्वेशन आज भी हम रखते हैं, SC ST OBC और कई जगहों पे जैसे पंचायत में वुमेन के लिए रिजर्व्ड है सीट्स। तो रिजर्वेशन हमेशा से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब से हम आए हैं तब से हमने मानी है। पर ये जो सिस्टम था, यहाँ पे ये था कि जिस इलाके में मुस्लिम रह रहे हैं वो सीट, पहली बात, वहां से जो चुना जाएगा वो मुस्लिम ही होगा, ठीक है। चलो, रिजर्वेशन ऐसे हो सकती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ थी कि आज भी हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब की लेट्स सपोज पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम उस एरिया को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर देते हैं, और वहां से जो चुना जाएगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब से होता है। तो रिजर्वेशन ऐसी काम करती है, पर प्रॉब्लम कहाँ थी कि इस एरिया के सारे लोग वोट नहीं डालेंगे। इस कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे, बाकी सारे नहीं डालेंगे। अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है, देखो आज अगर किसी कैंडिडेट को हम किसी जगह पे खड़ा करते हैं, हर हर सेक्ट को, हर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को सबको अपील करनी पड़ती है कि मुझे वोट दो, ठीक है। मैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्ट को बोल के ये नहीं कह सकता कि बस मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे कैंडिडेट भी तो सारी उसी कम्युनिटी से खड़े हैं। पर यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे जीतने लगे, मतलब ऐसे लोग आने लगे जो ज्यादा कट्टरवाद की बातें करते थे। वो ऐसे दिखाते थे, क्योंकि तुम्हें कौन सा बाकी कम्युनिटीज को खुश रखना है, कि जितनी भी बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इन सब ने हमें सप्रेस करके रखा है, मैं इलेक्ट हूंगा, मैं बात करूंगा आपके रिलीजन। तो अब जब ऐसे पॉलिटिक्स होने लग जाएगी जहां पे लोग रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने इलेक्ट होना है तो भड़काऊ भाषण ज्यादा पॉपुलर होगा, तो इन्होंने दिए भड़काऊ भाषण। पर जब इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए तो ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी धीरे धीरे बाकियों से अलग होती। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का ये सिस्टम था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और सेपरेट इलेक्टोरेट का ये मतलब है कि मुस्लिम इलेक्ट होंगे, उनके लिए मुस्लिम ही वोट डालेंगे। नेक्स्ट था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसने पहली बारी इंडिया के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले इंडिया के अंदर डायरेक्टली इलेक्शंस नहीं होते थे। ये डायरेक्ट इलेक्शंस का ये मतलब नहीं है कि इंडिया के सारे एडल्ट्स वोट डाल रहे थे। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है कि मतलब कुछ लोगों को, देखो हमारे यहाँ पे 3 क्राइटेरिया थे, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, तुम टैक्स कितना भरते हो, और तुम कितने पढ़े हुए हो, इसके बेसिस पे तुम्हें वोटिंग राइट मिलता था। तो इंडिया में बहुत कम लोगों को वोटिंग का हक मिला था, पर स्टिल डायरेक्ट इलेक्शन 1919 के एक्ट से शुरू हुआ।
दूसरी चीज, इस एक्ट ने एक डायरकी करके सिस्टम होता है वो शुरू किया। डायरकी में क्या किया गया, देखो प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब है जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, वहां पे एक पहली बारी थोड़ा सा पावर्स इंडियंस को देनी शुरू की। किस तरीके से? डायरकी का मतलब होता है डुअल, डाई, ठीक है। डुअल का मतलब था दो हिस्सों में, आपके जितने भी प्रोविंसेस को सब्जेक्ट्स दिए हुए थे जिनके अंदर वो खुद काम करते थे, उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा था कि आपके जो डायरकी है, जिन्हें हम कहते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो अभी भी हर स्टेट के अंदर अपना खुद का गवर्नर होता था, उनके ऊपर, यानी कि आपके गवर्नर ही कानून बनाएंगे, गवर्नर ही उनकी फंक्शनिंग करेंगे, ठीक है, अपने खुद के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। एक और लिस्ट बनाई गई थी जिन्हें कहते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये जो आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे आपकी सारी की सारी जितनी भी आपकी फंक्शनिंग थी, वो सारी की सारी आपकी बिल्कुल इंडियंस के द्वारा चुने गए लोगों को दे दी गई, ठीक है। मतलब इंडियंस नहीं, जो हर प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उनके द्वारा चुने जाते थे मिनिस्टर, और मिनिस्टर्स जो कहेंगे गवर्नर को वही करना पड़ेगा, इस तरीके से सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। तो एक तरह से कोशिश थी और शुरुआत थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने पहले पॉलिटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ी है, तो वहां से कनेक्ट करके बताता हूँ। हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इंडिया के टॉप पे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वही काम करेगा जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे, जो भी मंत्री कहेंगे, जिन्हें हेड जैसे प्राइम मिनिस्टर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप में, मैंने आपको बताया था, वो तब है लोकसभा की। अब ऐसी गवर्नमेंट जो आंसरेबल होती है किसी न किसी तरीके से लोगों को, लोकसभा अब लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों को रिस्पॉन्सिबल है किसी न किसी तरीके से, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो आज मॉडर्न टाइम में कभी पूछा जाए तो हाँ, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो आंसरेबल है, पार्लियामेंट दोनों हाउसेस को आंसरेबल है, ठीक है। किस तरीके से वो आगे जाके बताऊंगा, दोनों हाउसेस को आंसरेबल है। हमने आगे चैप्टर पढ़ना है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, उसके अंदर हम करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा का सारी चीज, ठीक है। अब इसके बाद आपकी साइमन कमीशन इंडिया आई थी। देखो, ये जो 1919 का एक्ट था, इसी एक्ट के अंदर प्रोविजन था कि इस एक्ट के 10 साल के बाद एक रिव्यू बॉडी बनाई जाएगी जो इस एक्ट की वर्किंग को देखेगी और आगे फर्दर रिफॉर्म सजेस्ट करेगी। तो उसके चलते हुए साइमन कमीशन बनाई गई थी। ये 7 मेंबर्स की बॉडी थी, 7 मेंबर्स थे, पर इस कमीशन को सबने बॉयकॉट किया। उसे बॉयकॉट करने का जो मेन कारण था वो ये था क्योंकि ये 7 के 7 लोग वाइट थे, गोरे थे, कोई भी इंडियन को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इसी कारण इसे ज़्यादा तवज्जो इंडिया में नहीं मिली। बस जो आपकी रिलीजियस पार्टीज थी या कास्ट पार्टीज थी, उन्होंने ही ज़्यादातर इनसे मुलाकात की, बाकी उन्हें सबने बायकॉट किया इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या था आपकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कहीं ना कहीं 75 to 80% वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेल खाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो एक्ट आया, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। उसके बाद लास्ट में इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने इंडिया को इमीडिएटली आज़ादी नहीं दी थी, डोमिनियन, मतलब इंडिपेंडेंस दे दी थी, पर जो स्टेटस था वो सॉवरेन का नहीं दिया था, वो डोमिनियन ऑफ इंडिया का दिया था। डोमिनियन का मतलब है कि जब तक हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, अभी भी हमारे ऊपर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल रहेगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा चाहे, ठीक है। मतलब उन्होंने बाकी सारी पावर छीन ली थी ब्रिटिश क्राउन से, पर स्टिल कहने के लिए ब्रिटिश क्राउन अभी भी हमारे ऊपर है। पर जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, हम अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर करें और बस हो जाए। ये हमने सारी की सारी जर्नी पढ़नी है इस सारी चीज के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले अब एक एक एक्ट को डिटेल में देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जैसे मैंने ये पहली बताया कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ने
रेगुलेट करने का सोचा था। ठीक है, तो ये पहला एक्ट था ब्रिटिश की तरफ से। इस एक्ट ने बताया कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंडिया में क्या होंगे, ताकि तुम पहले डिफाइन कर दोगे चीजें तो ऑब्वियसली कंपनी अपनी मन मर्जी अब थोड़ी सी कम कर पाएगी, तो इस कारण ये डिफाइन करना जरूरी था। नेक्स्ट है, इस एक्ट ने एक तरह से फाउंडेशन रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया के अंदर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी शुरू की, क्योंकि पहली बारी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा था, जिसने अब हेड होना था सारी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रल हेड बन रहा था। अब 3 अलग अलग प्रोविंसेस नहीं है, अब एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश प्रोविंसेस को एक साथ चलाएगी, और उसका हेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को बोला गया कि आप सबऑर्डिनेट हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, वो जो कहेगा आपको वही करना पड़ेगा। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, ताकि वो उसे असिस्ट कर सकें। इसमें 4 लोग डाले गए। ठीक है, ये चारों मिलके और गवर्नर जनरल ये सारे मिलके काम करेंगे, पर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बना, मैंने आपको भी बताया। अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना। ठीक है, नेक्स्ट, इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया कलकत्ता के अंदर, इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस भी थे, यानी कि चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। ये सारे के सारे वाइट ही थे। ठीक है, कोई भी इसके अंदर ब्राउन अभी जज नहीं था। और ये एक्ट, इस चीज को लिख के रखना और याद रखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कहीं पे भी आज जो मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट है, इवन जो हाई कोर्ट है, उसके जितनी पावर और जुरिस्डिक्शन नहीं करता था। ये छोटे मोटे मसले सुलझाने के लिए बनाया गया था, पर ओरिजिनली ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बहुत एक्सपैंड करने की कोशिश की। इसके और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में बहुत झगड़े होते थे, इसलिए एक बाद में एक्ट और बनाया गया जहां पे इस चीज को रेटिफाई किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो वो उसे और कम कर दी गई थी उसके पावर्स को। ठीक है, और देखो कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के अंदर हमेशा डायरेक्टर्स होने चाहिए जो फाइनल फैसला लेते हैं कंपनी के। उन्हें बोला गया कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी इंडिया के अंदर से रेवेन्यू रिपोर्ट आ रही है, वो सारी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से रेगुलेट करना शुरू किया, पर अभी भी फुल कंट्रोल करना उन्हें नहीं शुरू किया। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने, वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। देखो, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को डिमार्केट कर दिया कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होने चाहिए, कमर्शियल फंक्शंस क्या होने चाहिए। इसी कारण जो कंपनी के अंदर जो टॉप बोर्ड था, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बनेंगे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। इन्हें बोला कि देखो, आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, आप अपना बिजनेस देखो, आप अपने कमर्शियल अफेयर्स देखो। वहीं पे जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जितने भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पीस वॉर, ये सारे डिसीजन लेने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसे बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही बोला गया कि आप सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑपरेशन और रेवेन्यू देखिए, कमर्शियल अफेयर वाले नहीं देखेंगे, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। इस सिस्टम को, जहां पे कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, इस सिस्टम को कहते हैं डबल गवर्नमेंट सिस्टम। यहाँ पे गवर्नमेंट 2 हिस्सों में बट गई, तो 2 सरकारें एक साथ इंडिया में चल रही थी, यानी कि कंपनी एक है, उसके अंदर 2 एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बिजनेस देख रही है और एक आपके पॉलिटिकल अफेयर। अब देखो, ये टॉप ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर। जो रियलिटी थी, वो ये थी कि ये दोनों जिन्हें कमांड देते थे ना, वो लोग तो सेम ही थे, गवर्नर्स वही हैं। ठीक है, नीचे जितने भी सारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी सेम है, तो उनके ऊपर तो प्रेशर वैसे ही था कि उन्हें प्रॉफिट्स भी लेके आने, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है। तो नीचे वाले लेवल पे जब तक चेंज नहीं हुआ, तो एक्सप्लॉयटेशन नीचे वाले लेवल पे तो चलती रही है। ठीक है, इसके अलावा
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर लिया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, जैसे ये सारे अफेयर्स की रिपोर्टिंग और ये सब कुछ शुरू करवा दी, ठीक है। और ये बोला कि जो कंपनी की टेरिटरीज इन इंडिया है वो कंपनी की अपनी टेरिटरीज हैं। देखो बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में ब्रिटेन में यही प्रॉब्लम थी कि कंपनी क्यों टेरिटरीज बनाई जा रही है, इनका काम तो बिजनेस करना था, तो ये क्यों इन चीजों में पड़ी हुई है। तो इसी कारण कंपनी की टेरिटरीज को नाम चेंज करके बुलाया जाने लगा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ताकि एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी की टेरिटरीज नहीं है, ये हमारी टेरिटरीज है, कंपनी सिर्फ इसे चला रही है अभी के लिए। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ ब्रिटिश इंडिया का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 1773 में शुरू हुई थी। सेंट्रलाइजेशन 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, एक सिंगल अथॉरिटी। तो वहां से पावर अभी सेंटर में लेनी शुरू की थी। वो जो फाइनली सेंटर के अंदर आई है सारी पावर, वो आई है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया, तो पहली बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास अब कोई भी कानून खुद नहीं बना सकते थे, सारी की सारी कानून बनाने की पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ चुकी थी। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव यही बनाएगा, इसीलिए इसे फाइनल स्टेप कहते हैं। सारी लोकल एरिया से पावर छीन ली गई थी, कानून ये बनाएंगे, ऑर्डर ये देंगे, वही होना चाहिए। तो गवर्नर जनरल के पास कंप्लीट कंट्रोल था सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का, कि इंडिया में वो मिलिट्री कहाँ भेजना चाहता है, गवर्नर्स नहीं डिसाइड करेंगे। पहले क्या होता था, बॉम्बे का गवर्नर अपनी तरफ से फौज कहीं भेज सकता है, मद्रास का कहीं भेज सकता है, तो जो उनके अंडर आर्मी थी वो कहीं भी भेज सकते हैं, पर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कहाँ पे फौज भेजनी है। इसके अलावा अब देखो पहली बारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ही, अलग काउंसिल नहीं बना, उसके अंदर एक नया मेंबर इंसर्ट किया गया, लॉ मेंबर। ये फोर्थ मेंबर के तौर पे इंसर्ट किया गया था। इससे पहले वाले एक्ट में एक बारी पहले, मतलब ओरिजिनली 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अगर आपको सारा कनेक्ट कर रहे हो, बना रहे हो, तो स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर इंसर्ट किए गए थे, बीच में 3 कर दिए गए थे, अब यहाँ पे फिर से 4 मेंबर हो गए। ये चौथा मेंबर, इस चौथे मेंबर का सिर्फ एक ही काम था, देखो बाकी जो 3 मेंबर हैं वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, इस चौथे मेंबर को सिर्फ एक काम दिया गया कि तुमने नए लॉ सजेस्ट करने हैं। इंडिया के सबसे पहले लॉ मेंबर बने थे लॉर्ड मकॉले। लॉर्ड मकॉले इंडिया के सबसे पहले लॉ मेंबर थे। ठीक है, तो उनका काम बस ये था इंडिया के लिए नए नए लॉ सजेस्ट करना, और इन्हीं के बनाए हुए 3 कंट्रीब्यूशंस के अंदर आज हम रहते हैं, मतलब 3 चीजें जो इन्होंने की हैं। एक तो इंडियन पीनल कोड इन्होंने बनाया है, जिसके मुताबिक सारी सजाएं मिलती हैं। दूसरी चीज, एक तो इंडियन पीनल कोड हो गया, दूसरी चीज आपकी इंडिया के जो प्रोसीजर कोड्स हैं, 2 कोड्स हैं ये, वैसे तो 4 चीजें गिन लोगे, प्रोसीजर कोड को मैंने एक साथ ले लिया, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखो पीनल कोड और प्रोसीजर कोड में फर्क क्या होता है, प्रोसीजर, पीनल कोड सजाएं बताता है, प्रोसीजर कोड बताता है कि कोर्ट में सुनवाई कैसे होगी, कैसे क्या पेश किया जाना है, कैसे सुनवाई होगी, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारे इसके अंदर है। और तीसरी, जो इंडिया के अंदर जो इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई थी, वो लॉर्ड मकॉले की बनाई हुई फिलॉसफी और थ्योरी के थ्रू हुई थी। लॉर्ड मकॉले का कहना था कि इंडिया के अंदर हमने जो काम करना है वो है कि हमने ब्राउन मैन विद इंग्लिश टेस्ट तैयार करना है। तो ब्राउन चमड़ी हो, पर खाना पीना, तैयार होना, बात करना, सोचना, वो सब हमारे जैसा हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे, इस कारण उन्होंने ऐसी फिलॉसफी दी। नेक्स्ट है लॉ कमीशन, इसीलिए बनाई गई ताकि लॉ को वो कर सकें। अच्छा, इससे एक और चीज बता दो, क्योंकि पहली बार एक लॉ मेंबर बना था और गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी,
इसी कारण हम कहते हैं जो आज सेंटर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, जो लॉ मिनिस्ट्री है ना सेंटर में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसे कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री है। क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी है जिस एक्ट से 1833 में, उसी टाइम एक लॉ मेंबर भी डाला गया। और लॉ मेंबर यही तो मिनिस्टर, मतलब एक तरह से मिनिस्टर ही है ये। तो आज लॉ मिनिस्टर होता है, तो लॉ मिनिस्ट्री भी तभी से एग्जिस्ट करती आ रही है एक तरह से कहने को। तब तो सिर्फ एक सिंगल मेंबर से बनी हुई थी, आज तो एक पूरा ऑफिस, बहुत बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस है अब इनका, पर उस टाइम एक सिंगल मेंबर से शुरू हुई है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 के एक्ट से बोल दिया गया था सारे कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करो। देखो, एक तुम्हें पहले एक्ट बताया 1813 का एक्ट, वहां पे उनकी मोनोपोली खत्म की थी। सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के, कौन सी थी? टी, ओपीएम, और तीसरा ट्रेड विद चाइना। इन तीनों को छोड़ के बाकी चीजों में मोनोपोली खत्म कर दी, पर उन्हें ट्रेड करने से मना नहीं किया था, बस मोनोपोली खत्म की थी। पर 33 के एक्ट में उन्हें बोला कि बस अब सारी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अब तुम इंडिया को प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे चलाओगे। इसी एडमिनिस्ट्रेशन में से जो रेवेन्यू में से कलेक्शन आएगी, उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इस एक्ट ने ये भी लिख दिया, जो कंपनी की इंडिया में टेरिटरीज हैं, वो बेसिकली हिज मेजेस्टी, हिज आयर एंड हिज सक्सेसर की, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को डेडिकेट कर दी गई। क्योंकि सारी की सारी यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरीज राज परिवार के नाम पे ही होती हैं एक तरीके से, तो इंडिया की टेरिटरीज भी उनके नाम पे कर दी। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर कौन बने जब ये टाइटल आया, फिर कौन थे उस टाइम? लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853 का। अब चार्टर एक्ट जो 1853 का आया था, इसने, देखो मैंने आपको जैसे बताया, 1833 सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पावर आपकी, मतलब ये मैक्सिमम हो चुकी थी 33 पे, सेंटर में पावर का होल्ड आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1853 में आपके एक सेपरेट गवर्नर पहले तो बंगाल को दिया गया। देखो, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम बड़ा होने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो इन्हीं कामों में बिजी रहने लग गए। सारे इंडिया के कानून इन्होंने बनाने हैं, सब इन्होंने करना है। पर पहले क्या होता था कि देखो, जो बंगाल था, बंगाल के लिए भी कानून यही बना लेते थे। पर बंगाल अपने आप में बहुत बड़ी टेरिटरी थी। ठीक है, आज का उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, असम, झारखंड और बिहार को मिला के बंगाल बनता। इतने बड़े एरिया के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी जो बाकी जगह पे बिजी है, इसके कारण बंगाल में बहुत सारी मिस गवर्नेंस हो रही थी, क्योंकि टाइम पे कानून नहीं बन रहे थे, एक्शन नहीं हो रहे थे। इस कारण बंगाल का भी एक अलग गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैपिटल अभी भी कलकत्ता ही रहेगी। जैसे आज हमारी कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी वहीं रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी वहीं है, पर वो सारे इंडिया के लिए हैं। दिल्ली के अपने लिए खुद के चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल और उनका लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। क्योंकि दिल्ली नहीं, तो अगर सेंटर के सिर पे सारी छोड़ देंगे, सेंटर गवर्नमेंट को और भी काम है, तो शायद मिस गवर्नेंस आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकल इश्यूज फिर एड्रेस नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि आप तो नेशनल लेवल के इश्यूज पे ज्यादा बिजी हो गए। ठीक है, फिर लोकल इश्यूज हमेशा ही छोटे लगते हैं। इसी कारण यहाँ पे एक अलग गवर्नर बना दिया गया बंगाल के लिए। ठीक है। अब इसके बाद इस एक्ट ने कंपनी के रूल और उसके पोजेशन, सारे टेरिटरीज को, मतलब ये जो चार्टर होते थे, चार्टर एक टाइम पे जो कंपनी इंडिया के अंदर अपना रूल चला रही है ना, उसे 20-20 साल एक्सटेंड करते थे। 1853 के एक्ट ने रूल एक्सटेंड तो किया, पर इस पर ही ना 20 साल की कोई गारंटी नहीं दी, बस रूल एक्सटेंडेड है। इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिश ने एक दो तरीकों की चीज ओपन रखी। एक तो था कि देखो, दोबारा से चार्टर एक्ट पास ना करना पड़े, तो हर 20-20 साल में जो रिन्यूअल मिल रहा है, एक तरह से लीज मिल रही है, वो लीज बार बार रिन्यू ना करनी पड़े, अब चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट चाहती है तब तक। तो यानी कि एक साइड पे कानून नहीं पास करने पड़ेंगे, यानी कि ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक मर्जी रूल करती रहे, दूसरी साइड पे पर जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी वो उनका रूल टर्मिनेट कर सकती है, जब भी वो चाहे उनका रूल खत्म कर सकती है। ठीक है, कि आज से बस कंपनी ना रूल करे, बस अगले दिन से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर। इस एक्ट ने पहली बारी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ही आपका एक लॉ मेंबर इंसर्ट किया था 1853 के एक्ट में। यहाँ पे सॉरी 1833 के एक्ट में, 1853 का एक्ट पहली बारी था जहाँ पे आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो अलग अलग काउंसिल आए गवर्नर जनरल के, 6 नए मेंबर्स इंसर्ट किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, और इस काउंसिल को, क्योंकि सारे इंडिया के लिए बनना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का काउंसिल था, इसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। लॉन्ग टर्म में यही बॉडी डेवलप होते होते आज की हमारी पार्लियामेंट बनी है। क्लियर है? ओपन कंपटीशन एग्जाम भी शुरू किया गया इस टाइम पे सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए। मकौले कमेटी, वही लॉर्ड मकौले, उनकी बनाई हुई कमेटी, 1854 में उन्होंने सर रिपोर्ट सबमिट की। अब सिविल सर्विसेज का पेपर कोई भी दे सकता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सिविल सर्वेंट बन सकता था। बस ये होता था कि पेपर आपका लंदन में होता था, इंडिया में पेपर नहीं होगा, लंदन ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हर बंदा तो ट्रैवल नहीं कर सकता और सब्जेक्ट्स भी उनके वाले ही थे, तो इस कारण इंडियंस को अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली कम थी। अब इसके बाद आपके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम इतना बड़ा नहीं बचा है। ठीक है, तो मतलब कमर्शियल फंक्शन कोई ज़्यादा बड़े नहीं बचे हैं। बाकी जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, बाकी दुनिया में वो कर रही है। इंडिया के अंदर आपके काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर अब काम नहीं रहा है कमर्शियल, तो इस कारण उनका नंबर रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। अब जो ये लेजिस्लेशन अलग बॉडी बनाई गई, इसके मेंबर कैसे चुने जाते थे? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, इसके मेंबर कैसे आते थे? देखो यहाँ पे अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई। 4 प्रोविंसेस बन चुके थे इंडिया के अंदर, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। इन चारों प्रोविंसेस के अंदर इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। हर प्रोविंस को बोला कि आप अपना अपना एक नॉमिनेशन सेंटर में भेज दीजिए। इन सबको हम मेंबर बनाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो पूरे इंडिया के लिए कानून बना रहा है। देखो अभी भी कानून बनाने की पावर क्योंकि इन्हें नहीं दी थी, बस इनकी ये बात सुन ली गई कि इन सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया जाएगा और वो आपके काउंसिल में इंसर्ट कर लिया जाएगा उन्हें। 2 मेंबर्स आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजेगी, तो टोटल ये 6 लोग हो गए। इसे ही एक तरह से मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी, क्योंकि ये लॉ मेकिंग शुरू हुई। तो पहली बारी आपके गवर्नर जनरल के 2 काउंसिल, एक साइड पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक साइड पे लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी कोई इंडियन नहीं है, सिर्फ लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुई है, जहाँ पे लोकली लोग चुन के, मतलब प्रोविंसेस अपने अपने एक, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 4 लोग थे उन्हें प्रोविंसेस ने चुन के भेजना था अपने एक एक मेंबर को। ठीक है, और 2 मेंबर आने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उनके नॉमिनेशंस। इस तरीके से ये सारा एक्ट है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। अब देखो 57 का रिवोल्ट हो चुका था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में कोलैप्स कर गई थी। उस सारे रिवोल्ट को कुचला, कुचलने के बाद आपका जो एक्ट पास किया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट को इसी कारण, क्योंकि अब देखो इंडियंस को वापस अपीस करना था, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया कि अब तक जो सरकार थी वो तो बुरी थी, अब हम अच्छा रूल चलाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंडिया को चलाने की। कोर्ट ऑफ, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो 1784 के एक्ट से शुरू हुआ था वो भी खत्म हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होना था ब्रिटिश क्राउन का। देखो अब ब्रिटेन के अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव होने थे, एक, क्योंकि 2 अथॉरिटीज हैं ब्रिटेन के अंदर। उस जमाने में क्राउन की ज्यादा बात सुनी जाती थी, अब तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स के बाद तो ब्रिटिश क्राउन हो गया एक, और दूसरी साइड पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है
जिसके अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, बाकी पार्लियामेंट आ गई, ये चीज। अब इन दोनों के एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के अंदर प्रेजेंट करने के लिए, जो इंडिया के अंदर वॉइस रॉय होगा उसे बनाया गया क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो सबसे चुने हुए मिनिस्टर्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें मतलब जो सबसे टॉप मिनिस्टर होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कई पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक मंत्री की पोजीशन बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया। ठीक है, ये एक मंत्री के ऑफिस का ही नाम था, जैसे आज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कह देते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कह देते हैं। ब्रिटिश काउंसिल के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही एक पोजीशन थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया की। अब ये बोला गया कि ये दोनों वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों मिलके चलाएंगे इंडिया। वाइसरॉय इंडिया के अंदर ही होगा और वो रोज के एडमिनिस्ट्रेशन ये पर्सन देखेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में ही होगा, यहाँ पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और क्योंकि ये मिनिस्टर है तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी रिस्पॉन्सिबल है, तो पार्लियामेंट ने कोई सवाल पूछना हुआ वो उससे भी सवाल पूछ सकती है। इस तरीके से यहाँ बैठ के सारे की सारी चीज करेगा। अब इसे सलाह देने के लिए, ये मतलब मेन पावर्स जो थी वो इसके पास थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ से ये लंदन में बैठ के अगर कोई भी ऑर्डर वाइस रॉय ऑफ इंडिया को भेजता है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया को फुलफिल करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं एक तरह से वो। इसीलिए इसकी सपोर्ट करने के लिए, इसे हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल। ठीक है, ये 15 मेंबर का काउंसिल जिसके चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद होने थे, ये 15 मेंबर्स ने हेल्प करनी थी ये सारे डायरेक्शंस, ऑर्डर, सब कुछ तैयार करने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो आपका ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जैसे मिनिस्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को इंडिया के अंदर, सेम तरीके से। इस सिस्टम ने आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब इस एक्ट के टाइम ना आपके लॉर्ड कैनिंग, पहले मैं ये बता दूं फिर मैं बता देता हूँ, आपके फर्स्ट वॉइस रॉय बने थे इंडिया के, क्योंकि वॉइस रॉय का टाइटल अब आया है, इस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, वो इसलिए इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय बने। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, देखो ये लॉर्ड कैनिंग ने ही शुरू किया था, इनोवेशन थी। देखो लॉर्ड कैनिंग का महसूस हुआ कि एक रिवोल्ट का कारण ये भी है कि जो मेरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी पर्सन के पास एक सिंगल जिम्मेदारी नहीं है, जिसका जो मन करता है वो वाला काम करने लग जाता है। आज मेरा डिफेंस का काम करने का मन कर रहा है, डिफेंस की फाइलें खोल के बैठ गया। उसके बाद आज मेरा लेट्स सपोज कॉमर्स का काम करने का मन कर रहा है, मतलब बिजनेस देखने का मन कर रहा है, बिजनेस देखने बैठ गया। तो किसी भी, अब अगर कोई भी गड़बड़ होती है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा देगा कि इसने किया, इसने किया, इसने किया। तो आज जो हम मॉडर्न टाइम में सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें हम एक पर्सन को एक सिंगल जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कैसे ठहराते हैं? हम एक पर्सन को मिनिस्टर जब बनाते हैं, हम जनरल उसे सिर्फ मिनिस्टर नाम नहीं देते, मिनिस्टर ऑफ किसी चीज का मिनिस्टर होता है, जैसे होम अफेयर्स का। ये जो मिनिस्ट्री, जिस चीज की जिम्मेदारी हुई ना, इस चीज को आपके कहते हैं कि ये पोर्टफोलियो है। यानी कि आज भी मंत्रियों की देखो, कभी आपकी बदली की खबर पेपर में आएगी, कुछ भी आएगा, हमेशा पेपर में देखना एक चीज लिखी होगी, अगर मतलब लेट्स सपोज मिनिस्टर्स को रीशफल किया जा रहा है या कोई नए मंत्री कहीं पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो पेपर में आएगा कि पोर्टफोलियो अलॉटमेंट हो रही है। पोर्टफोलियो अलॉटमेंट का मतलब होता है कि उन्हें कोई ना कोई मंत्रालय, कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी जा रही है मिनिस्ट्रों में। ठीक है, पोर्टफोलियो, ये मिनिस्ट्री अपने आप में पूरी की पूरी पोर्टफोलियो होती है। यानी कि एक बंदे को एक सिंगल जिम्मेदारी से जोड़ो, उसे बोलो कि ये सारे का सारा तुम्हारा काम है, मतलब एक बंदे को मल्टीपल जिम्मेदारियां भी दे सकते हो, पर उसे जिम्मेदारी बांटो, वो दिया गया। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 का। अब 1861 का एक्ट ने पहली बात, अब देखो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होनी शुरू हो रही है, जो 33 में पीक पे पहुंच गई थी। यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की पावर बॉम्बे और मद्रास को वापस दे दी गई, और इस एक्ट ने वॉइस रॉय को
अलाउ किया कि वो इंडियंस को भी अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना सकता है। देखो एग्जीक्यूटिव का नहीं अभी आया, चीज के ऊपर ध्यान रखना। पहली बात तो स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता था, कब आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बन भी गया है उसके बाद आपके इंडियंस को कब शामिल किया जा रहा है, तो 1861 के एक्ट से। तो ये एक तरह से शुरुआत थी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, जहां पे अब इंडियंस को शामिल किया जा रहा है। पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत थी, अब ये जनरल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है जहां पे इंडियंस को अब शामिल किया जा रहा है। बाद में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी कई और स्टेट्स में बनाए गए, जैसे बंगाल में 1862 में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस आपका जो आज वजीरिस्तान और ये सारा एरिया है, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर एरियाज हैं अब, इन्हें नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे 1866 में, अफगानिस्तान की बॉर्डर को लगते हैं ये। और पंजाब 1897, ठीक है। वॉइस रॉय को रूल्स और ऑर्डर्स बनाने का भी पावर दी गई। वॉइस रॉय अब कोई भी ऑर्डिनेंस बना सकता था इमरजेंसी में। अब ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, देखो कानून बनाने की पावर वैसे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास है ना, कि ये कानून बनाएंगे, पर लेट्स सपोज किसी कानून की बहुत अर्जेंटली जरूरत है, इमरजेंसी में जरूरत है, वॉइस रॉय को पावर दी गई कि वो एक सिंगल साइन से कोई भी कानून बना सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे भी। उसकी मर्जी है, वो बनाना चाहता है बना दे। पर ये जो ऑर्डिनेंस बनेगा ये एक टाइम के लिए 6 महीने चलेगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। अगर चलाना है तो वॉइस रॉय दोबारा 6 महीने बाद दोबारा से कानून पास कर दे, पर एक बारी के लिए 6 महीने चलेगा। इसके चलते हुए जो इंडियंस को अपॉइंट करने की पावर दी थी, इसके चलते हुए लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को अपॉइंट किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया। पोर्टफोलियो सिस्टम को अब इस एक्ट में मान्यता मिली है। देखो अगर ये पेपर में ये क्वेश्चन आया किस एक्ट के दौरान शुरू हुआ, 1858, किस एक्ट में मेंशन हुआ, 1861, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, शुरू पहले हो गया था, एक्ट में बाद में आया। इस एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की, जैसे मैंने आपको बताया, ये लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई, तो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज रिवर्स कर दी गई, जो 1773 में शुरू हुई थी, 1833 में मैक्स पे पहुंच गई थी, अब उन्हें रिवर्स करना शुरू कर दिया गया है। इसके बाद जो लास्ट एक्ट है आज का हमारा, आज के लेक्चर का, वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। 1892 ने पहली बात तो इंडियंस को और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दी, कि और ज्यादा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब है इंडियंस को और भी चुना जा सकता है सेंटर में भी, और जो प्रोविंसेस के अंदर असेंबलीज बनाई गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उनके अंदर भी सेंटर के लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था, और प्रोविंसेस का मतलब है जैसे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, आगरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल, ऐसे सारे, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेंबर्स अब बजट डिस्कस भी कर सकते थे और क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पर पूछना अलाउड नहीं था। अब इसका क्या मतलब है, देखो पहली बारी 1892 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को पावर दी कि वो जो भी सरकार ने बजट बनाया है, बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये बजट सही बना है नहीं बना, कहाँ पे खर्चा ज्यादा करना चाहिए, कहाँ पे खर्चा कम करना चाहिए। और अगर वो सरकार से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें सवाल पूछने का भी हक दिया गया। पर एक चीज होती है कि सवाल के ऊपर सवाल पूछना। लेट्स सपोज आपने वो सवाल पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, पर मेरे आंसर से एक और सवाल आपके मन में आया, वो सवाल पूछने अलाउड नहीं है। हमेशा फ्रेश क्वेश्चन पूछने अलाउड है, सवाल के बीच में से सवाल नहीं बना सकते, उन्हें उन क्वेश्चन को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अलाउड नहीं थे, सारे फ्रेश क्वेश्चन अलाउड थे। यहाँ पे नॉमिनेशन सिस्टम यूज किया गया आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। वॉइस रॉय को पावर दी गई कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकता है, किनकी रिकमेंडेशन पे, सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मतलब ये जो शुरुआत पहली होगी थी, हाँ, जैसे हमने 1853 के एक्ट में पढ़ा कि सारे प्रोविंशियल काउंसिल जो हैं वो एक एक मेंबर अपना चुन के भेज रहे हैं, इसी पावर को बाकी प्रोविंसेस तक भी एक्सटेंड किया गया। ओ सॉरी, इसी चीज को बाकी प्रोविंसेस तक भी एक्सटेंड किया गया, और वॉइस रॉय सारे प्रोविंसेस से अब मल्टीपल मेंबर्स
लेते होते थे, मतलब हर एक से तीन 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 ले लिया, सारे आ गए। उसके अलावा देखो सबसे मेन इनका बिजनेस सेंटर भी बंगाल रहा था, इस कारण वहां पे ना सारे मर्चेंट्स एक साथ जब अपने आप को एक सिंगल बॉडी में जोड़ लेते हैं ना, वो यूजली अपना चेम्बर बना लेते हैं। चेम्बर का मतलब होता है एक तरह से एसोसिएशन होगी, यूनियन होगी। तो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स का मतलब है जितने बिजनेसमैन थे उनकी जो एसोसिएशन थी, क्योंकि बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट था, तो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत ही अमीर लोगों का वो था। तो इनसे पूछ के इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी वाइस रॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट करेगा। इसके अलावा हर स्टेट के अंदर जो गवर्नर थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी लोगों को अपॉइंट करेंगे, पर वो किनसे पूछ के कमेटी बनाई गई, जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी उनके अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रखा जाएगा। स्टेट के अंदर जितनी ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनसे पूछ के रखा जाएगा, जितने जमींदार हैं सबसे पूछ के, उनके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव और चेंबर्स से पूछ के। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनसे पूछ के प्रोविंसेस के अंदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। देखो ये जो सिस्टम था एक तरह से लोगों से पूछा जा रहा है पर कोई इलेक्शन नहीं हो रही, इस कारण इसे हम कहते हैं कि लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन था इलेक्शंस का। ठीक है, जिस तरीके से सेंटर और स्टेट्स में सीटें भरी जा सके, पर इन जनरल जो वर्ड इलेक्शन है ना ये कहीं पे यूज नहीं हुआ। ठीक है, अगर कभी ये आ जाए कि 1892 के एक्ट ने इलेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया, ये गलत होगा। एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया जो सम ऑफ दिखता इलेक्शन जैसा था, पर ऑब्वियसली इलेक्शन नहीं थे क्योंकि आम लोगों को तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ये तो सारी की सारी कमर्शियल या पॉलिटिकल बॉडीज है। ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम को एक्ट ने भी जो इस सिस्टम को बोला था, वो एक्ट ने जो वर्ड यूज किया वो था नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, कि नॉमिनेशन वैसे चुने जाएंगे जो कुछ सिलेक्टेड बॉडीज से पूछ के। ठीक है, तो ये था आपके आज यहाँ तक एक्ट। कल 1909 से एक्ट करेंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे। ये था आज का